हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग। तो सीए इंटरमीडिएट के लॉ की इस वक्त हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट हमारा है जो है जनरल क्लॉजेज एक्ट। बढ़िया मार्क्स के क्वेश्चन बना देता है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग आज के इस सेशन के अंदर करने वाले हैं बात। चलिए जी, तो सीधा आपको लेकर के चलता हूं मैं जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, ये और साथ में हमारा काम करता है इंटरप्रिटेशन भी। तो इस सेशन में हम लोग जनरल क्लॉजेज पे बात करेंगे और अगला वाला जो सेशन होगा उसमें हम लोग इंटरप्रिटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं। चलिए, तो पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अ नोटिस व्हेन रिक्वायर्ड अंडर स्टैट्यूटरी रूल्स टू बी सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू इज इंस्टेड सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली। मीन्स लीगल रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ था कि भाई रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से आपको कोई लेटर भेजना है, जबकि ये भेज दिया गया ओनली रजिस्टर्ड पोस्ट से। तो इन्होंने ये बोला कि भाई वेदर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रिजम्पशन रिगार्डिंग सर्विस ऑफ नोटिस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट अंडर जनरल क्लॉजेज एक्ट इज टेनेबल या एक्सेप्टेबल। अब इन्होंने आर्ग्यू क्या किया कि भाई जनरल क्लॉजेज एक्ट में लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना सफिशिएंट होता है, तो क्या उसका यहाँ बेनिफिट लिया जा सकता है क्या। ये है, सबसे पहले इसमें हमको समझाना चाहिए सेक्शन नंबर 27, बराबर हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में से एक माना जाता है। तो क्लियर लिखा हुआ है कि भी कोई भी लॉ और रेगुलेशन रिक्वायर एनी डॉक्यूमेंट टू बी सर्व बाय पोस्ट एंड अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर। ये लाइन सब जगह पे है कि जब तक रिपग्नेंट नहीं हो, मतलब जब तक कुछ और नहीं कहा जाए, तो आप प्रॉपरली एड्रेस करें। पहले से आपने पे कर दिया है और रजिस्टर्ड पोस्ट से अगर आपने भेजा है तो हम मान के चलेंगे कि प्रॉपर सर्विस ऑफ पोस्टिंग हुआ है, ठीक है। हर लेटर कंटेनिंग द डॉक्यूमेंट टू हैव बीन अफेक्टेड एट द टाइम, जब आपने लेटर को डिलीवर करने के लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट के अंदर डाला है, ये अपने सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है। देयरफॉर इन अ व्यू ऑफ अबव प्रोविजन, सिंस द स्टैट्यूटरी रूल इटसेल्फ प्रोवाइड अबाउट द सर्विस ऑफ नोटिस when required under set rules to be sent registered post acknowledgement due, then if notice was sent by registered post only, it will not be in the compliance of the said rule. Means इस पैराग्राफ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि if any provisional rule provides some specific rules, है ना, अगर कोई भी स्पेसिफिक लॉ जो है वो स्पेसिफिक रूल प्रोवाइड करता है फॉर सर्विस ऑफ नोटिस, देन पर्सन या जो भी लोग होंगे दे हैव टू फॉलो, है ना। उस केस के अंदर प्रोविजंस ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इफ सच प्रोविजन वाज नॉट प्रोवाइडेड फॉर, अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ होता, देन सर्विस ऑफ नोटिस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट अकॉर्डिंग जनरल क्लॉजेज एक्ट इज एब्सोल्युटली परमिटेड। लेकिन यहाँ ये चीज परमिसिबल नहीं होगी। अब इन्होंने एक बहुत बढ़िया केस रेफरेंस भी दिया है जो आप लोगों के नोट्स में और बुक में देके रखा हुआ है, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वाला, तो ये आप बिल्कुल लिख सकते हैं, भीमसेन माखीजा वाला। तो उस सेक्शन, उस पर्टिकुलर केस में भी यही था कि भी आपको लिखा हुआ था जब सेक्शन की रिक्वायरमेंट के अंदर कि आपको एक्नॉलेजमेंट से भेजना है और आपने खाली रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा, तो वो वैलिड होने वाला नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो सेक्शन 27 का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो स्पेसिफिक जगह पे अगर कोई प्रोविजन दे दिया गया है तो वो फॉलो करना है, वहां पे हमारे जनरल क्लॉजेज एक्ट के प्रोविजन फॉलो होने वाले नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Mr. Ram, an advocate, has fraudulently deceived his client Mr. Shyam, who was taking his expert advice on taxation matter. ठीक है भाई। Now Mr. Ram is liable to a fine acting fraudulently both under the Advocates Act में भी जाएंगे और साथ में इनकम टैक्स एक्ट भी लगने वाले हैं। मतलब एक ही चीज के लिए दो सेक्शंस जो है, दो अलग अलग एक्ट पेनल्टी लगा रहे हैं। तो हमसे पूछा भाई जनरल क्लॉजेज एक्ट के हिसाब से बताओ बच्चे लोगों, सेक्शन 26 अगेन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो ये कहता है कि अगर कोई ऑफेंस में दो या दो से ज्यादा एनेक्टमेंट के अंदर अगर पनिशमेंट मिल रहा है तो डबल नहीं मिलेगा, आइदर और एनी ऑफ दोज एनेक्टमेंट बट शैल नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। तो राम शैल बी लायबल टू पनिश अंडर द एडवोकेट्स एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट, दोनों में से किसी एक में, बट शैल नॉट बी पनिश ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, दो बार उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। ये सेक्शन 26 के हिसाब से अपने को आंसर लिखना चाहिए। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से आरटीपी में 19 का है और वापस सेक्शन 27 का क्वेश्चन है। देख लेते हैं कुछ चेंज है क्या। सेम क्वेश्चन है बच्चों। देखिए रजिस्टर्ड पोस्ट बाय एक्नॉलेजमेंट बोला था और रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दिया गया, तो क्या करना है, तो सेम क्वेश्चन जो आपने ऊपर फर्स्ट वाला किया वो एज इट इज इस आरटीपी में 19 में भी कवर है, तो अपने को अलग से करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, सेम आंसर लिखा गया है। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं।
ए ओन अ लैंड विद 50 टर्मिनेंट ट्रीज वहां पे हैं बराबर से. He sold his land and obtained after cutting the 50 trees. Okay, समझ में आया कि he sold his land and उसने लैंड सोल्ड किसको किया है, वाई को सोल्ड किया है, और उसने ऑब्टेन किया आफ्टर कटिंग द 50 ट्रीज. ठीक है, 50 ट्रीज थे वो कट करने के बाद में. एक्स वांट्स टू नो वेदर द सेल ऑफ टिम्बर, जो टेंडमाउंट है टेंडर का, जो टिम्बर वहां पे सेल हुई है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आएगी या नहीं आएगी. बच्चों समझिएगा, जो टिम्बर वहां पे सेल हुआ वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, इस पर हमसे पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन. May 18 के अंदर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. अब चूंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछ लिया तो बट ऑब्वियस है यू हैव टू राइट डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. सेक्शन नंबर काम करेगा 3, क्लॉज काम करेगा 26. तो इस एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी से मतलब लैंड हो गया. सेकंड नंबर, जो भी लैंड से मिलने वाले बेनिफिट हैं, थिंग्स अटैच टू द अर्थ है, और ऐसी चीजें जो परमानेंटली जो है वो जमीन के साथ में अटैच है. इंक्लूसिव डेफिनेशन की तरह से काम करती है. चारों एलिमेंट्स हमने वापस लिख दिए जैसा आपके बुक में सेक्शन में दे रखा है. अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज और बोली, देखो ये लाइन क्या कहती है, वेयर इन एनी एनेक्टमेंट. हाँ, वही वाली बात हो गई. अगर किसी और डेफिनेशन में एक्सप्रेसली कोई और डेफिनेशन दी हुई है तो हमको जनरल क्लॉजेज एक्ट का डेफिनेशन फॉलो करने का जरूरत नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो वेयर इन एनी एनेक्टमेंट डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द नेगेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव, मतलब कहीं नहीं दे रखी है तो आपको ये अप्लाई करनी है, अदरवाइज अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. अब इस केस में आपने टिम्बर सेल किया है ट्रीज को कट करके ऑफ 50 ट्रीज. अकॉर्डिंग टू अबव डेफिनेशन लैंड तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन टिम्बर जमीन से अलग किया जा चुका है, इसीलिए वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं होगा, बिकॉज वो अर्थ के साथ में अटैच भी नहीं है. अब ये अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए. तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का आंसर देके बढ़िया तरीके से आप इसको समझा सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे लोगों, बहुत पॉपुलर हमारा जो कंसेप्ट है, एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 4 इफेक्ट्स ऑफ रिपील ऑफ एन एग्जिस्टिंग एक्ट बाय सेंट्रल लीगलाइजेशन जो भी इनकॉर्पोरेटेड है इन सेक्शन 6, मतलब जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है, एन्यूमरेटेड जो भी किया गया सेक्शन 6 के अंदर, ये हमको पूछा गया ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897. मई 18 का भी क्वेश्चन है और मई 22 के अंदर भी हमारा ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है. तो सेक्शन 6 जो है वो रिपील के बारे में बात करता है, आप लोग सब जानते हैं. तो एग्जैक्टली जो सेक्शन का लैंग्वेज है बच्चों ये पूरा लिख दिया गया है, तो यहाँ से उसको ज्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. ये पूरा का पूरा सेक्शन इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है, और ये सेक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो मैंने अपलोड कर रखा है जहाँ पे हमने सेक्शन 6 को पूरी तरह से समझा है. वहां से आप इसका डिटेल अगर पढ़ना चाहते हैं तो जा करके देख सकते हैं. बहुत बढ़िया पॉइंट में से एक माना जाता है एग्जाम के हिसाब से भी. ठीक है, हाँ, रिपील वर्ड का मतलब हमको पता है, कोई भी चीज अगर एक्ट से हटा दी गई है, रिपील हो गई है, उसकी जगह चेंज हो गया है कुछ, तो where any central legislation or any regulation made under after commencement of this act repeal any act made or yet to be made unless another purpose exists the repeal shall not. तो रिपील से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन दिए हैं कि रिपील का क्या असर नहीं होगा वो सब आपको यहाँ पे दे रखे हैं. तो ये आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं. और कहीं समझने के अंदर दिक्कत आती है तो मैंने जैसा कहा कि जो वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है वहां से आप जाकर के इसको बहुत बेटर तरीके से समझ सकते हैं. नेक्स्ट हमारा फिर से वही क्वेश्चन आ गया सेक्शन 27 से रिलेटेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस. डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन भी देखो मई 18 के अंदर आ रखा है, और मई 20 के आरटीपी के अंदर इसके ऊपर एक बढ़िया प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है, वो भी देखिए. मिस्टर व्यास इज द ओनर ऑफ हाउस नंबर 20 इन गीता कॉलोनी दिल्ली. ही हैज रेंटेड 2 रूम्स इन दिस हाउस टू मिस्टर अय्यर. अय्यर, ये तो सब अय्यर बबीता जी वाले अय्यर तो नहीं हो गए. द इनकम टैक्स अथॉरिटी हैज सर्व्ड अ शो कॉज नोटिस टू मिस्टर व्यास. इनकम टैक्स वालों ने नोटिस भेजा, सेट नोटिस मिस्टर अय्यर ने रिसीव किया और उसको रिटर्न कर दिया वापस से, और उस पर भाई साहब ने एंडोर्समेंट कर दिया. रिफ्यूजल का काय को किया रे भाई, एंडोर्समेंट कर दिया मतलब सामने वाले के लिए तो प्रूव हो गया कि आपको मिल गया था, इसका मतलब आपकी जगह पे आ गया था, तो राइटफुली है कि नहीं है. तो अगर उस पर प्रॉपर एड्रेस है, जो कि हो गई तभी वहां पहुंचा है, पहले से पे किया हुआ है, और रजिस्टर्ड पोस्ट से अगर भेजा गया है तो भाई बिल्कुल वैलिड ही माना जाएगा. ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए. इस क्वेश्चन के अंदर भी यही है, बिल्कुल सर्विस मानी जाएगी, राइटफुली सर्व माना जाएगा, क्योंकि टेनेंट ने उसके ऊपर एंडोर्समेंट कर दिया रिफ्यूजल का, तो इसका मतलब प्रिजम्पशन लिया जाएगा कि वहां पे प्रॉपर्ली सर्व तो हो गया था, इसीलिए राइटफुली सर्व माना जाएगा. अपने को ध्यान में रखना चाहिए. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं. बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है, मई 19 के अंदर एग्जाम के अंदर आ चुका क्वेश्चन है. कोमल लिमिटेड डिक्लेयर्स अ डिविडेंड फॉर इट्स शेयर होल्डर इन इट्स एजीएम ऑन 27th of September. और ये कंपनी एक्ट का क्वेश्चन है जी, नहीं, क्वेश्चन इधर गई है.
रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ जनरल क्लॉजेज एंड कंपनीज एक्ट एडवाइस कर रहा है सबसे पहले तो डेट ड्यूरिंग विच कोमल इज रिक्वायर्ड टू पे, कोमल लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू पे द डिविडेंड। तो अब ये हमारा सेक्शन नंबर 9 काम करता है, फ्रॉम वाला जो हमारा कंसेप्ट है फ्रॉम और टू वाला वो काम करेगा। और हमको पता है डिविडेंड का पेमेंट हो जाना चाहिए 30 डेज फ्रॉम द डिक्लेरेशन। तो 27 सितंबर से 30 डेज हमको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, जिसमें हम 27 को काउंट नहीं करेंगे, बराबर अगले दिन से हम लोग इसको चालू करेंगे। बोला तो 28 से अपने को शुरू करना है और 30 दिन जहां पे जाकर के खत्म होते हैं तो वहां पे हम इसको बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे, अपने को ध्यान में रखना है। तो 27/10 को जाकर के पूरे होंगे, उसको हम इंक्लूड करेंगे, तो वो सेक्शन 9 लिख करके हम आंसर को लिख सकते हैं, बराबर। सेम वैसा ही पॉइंट एक क्वेश्चन और जो मैंने आपको कहा मई 19 का है, कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड दैट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिमेन अनपेड अनक्लेम्ड ऑन एक्सपायरी ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड shall be transferred to unpaid dividend account within 7 days from the date of expiry of the period of 30 days। ये वाला पॉइंट है, 30 दिन खत्म होने के बाद 7 दिन में। अब अगर एक्सपायरी 30 दिन का मान लो 30/10 को होता है, तो आपको 7 दिन वाला टाइम यहां से निकालना है। तो 7 days फ्रॉम ही दे रखा है, तो फिर से वही कंसेप्ट हो जाएगा। 30 को हम इंक्लूड नहीं करने वाले हैं, बहुत सिंपल सा हमारा कंसेप्ट है। देखिए मैंने इसका आंसर यहाँ पे देके भी रखा है, इसका भी आंसर पूरा यहाँ पे अपने ले लिया है कि भाई 30 को आप इंक्लूड नहीं करेंगे, अगले दिन से आप 31 अक्टूबर से चालू करेंगे और यहां से 7 डेज जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 6 नवंबर को जाकर के हमारे 7 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। ये अपने को आंसर के अंदर लिखना पड़ेगा, पूरा प्रोविजन जो अपने को समझाना है बच्चों। और यहाँ कंपनीज एक्ट का प्रोविजन भी हमारा काम आ गया, 30 डेज के अंदर नहीं होता है तो 7 डेज में अपन अनपेड डिविडेंड में ट्रांसफर कर दे, वो पूरा अपने को यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग पहुंच गए। अगला क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द वेरियस प्रोविजंस एप्लीकेबल टू रूल्स और बायलॉज बीइंग मेड आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन एज एनुमरेटेड इन सेक्शन नंबर 23 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट। बच्चों अब सेक्शन 23 में हमने पढ़ा था कई सारे प्रोविजन जब अप्लाई होते हैं तो उसमें कंडीशन होता है प्रीवियस पब्लिकेशन का, कि मतलब उसको अप्लाई करने से पहले उसको पब्लिश करना जरूरी है। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को मैंने क्लास में दिया था कि नया हमारा जब सी एक्ट अप्लाई हुआ तो उससे पहले एक पब्लिकेशन आया है ना, और लोगों से उस पर सजेशंस मांगे गए और उन सजेशंस के बेस पे फिर उसको वापस तैयार करके देन उसको अप्लाई किया गया। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे हमको इस्तेमाल करना होता है। तो देखिए उसमें करना क्या होता है, सबसे पहले पब्लिश आप करेंगे एक प्रपोज ड्राफ्ट को, जैसा यहाँ पे देके रखा हुआ है। उसके बाद उसको एक प्रॉपर तरीके से अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रेस्क्राइब मैनर के अंदर उसको पब्लिश भी करना पड़ेगा। और जो भी गवर्नमेंट है या जो भी कंसर्न पर्सन है उनसे हमारे पास में कुछ ना कुछ सजेशंस जो भी होंगे या किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन होगा वो रिसीव होगा और बट ऑब्वियस है उनको कंसीडर किया जाएगा। सिंपल सा हमारा पॉइंट है। और कंसीडर करने के बाद जो भी चेंजेस वेंजेस वो किए जाएंगे और फाइनली उसको ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करके अप्लाई किया जाएगा। तो ये बिफोर पब्लिकेशन का हमारा एक डायरेक्ट बढ़िया सेक्शन दे रखा है, वो अपने को यहाँ पे यूज में लेना पड़ेगा। नवंबर 18 के अंदर बच्चे लोगों के क्वेश्चन जो है वो आ रखा है। बढ़िया चीज आप देखो, इन्होंने क्वेश्चन के अंदर ही हमको सेक्शन जो है वो भी दे दिया था, जैसा आप लोग यहाँ से देख पा रहे हैं क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया गया था सेक्शन भी। हाँ जी, मैं ये देख रहा हूँ कि भाई इसको क्या हो गया है, पेन हमारा जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे आई थिंक, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अल्टरनेट सोर्स काम में लेते हैं हम इसके लिए, थोड़ा सा कई बार ये, चलिए राइटिंग में आ गया वापस से, तो बहुत बढ़िया बात होगी। हाँ, सेक्शन नंबर 23 काम कर रहा है, द ऑथोरिटी हैविंग पावर टू मेक द रूल्स और बायलॉज बिफोर मेकिंग दैम पब्लिश अ ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज रूल। एक ड्राफ्ट पब्लिश करेगी, ये पब्लिकेशन जो होगा वो प्रेस्क्राइब मैनर के अंदर होगा। कंडीशन हमारी अगर किसी भी प्रोविजन के साथ में है कि प्रीवियस पब्लिकेशन कर रहा है तो करना पड़ेगा। देयर शैल बी पब्लिश विद द ड्राफ्ट नोटिस स्पेसिफाइंग द डेट, है ना। हाँ, ऑन और आफ्टर विच द ड्राफ्ट विल हैव टेकन इनटू कंसीडरेशन। एक डेट दे दी जाएगी कि जब तक आप अपने सजेशन भेज सकते हो, फिर जो भी लोगों के सजेशन ऑब्जेक्शंस आएंगे उनको कंसीडर किया जाएगा, जो चेंजेस करने हैं वो चेंजेस किए जाएंगे और फाइनली नोटिफाइड ऑफिशियल गजट में होगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर से बच्चे लोगों, रिपील जो है वो डिफरेंट है डिलीशन से। बढ़िया पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, देखिए इसको समझते हैं कि रिपील और डिलीशन में क्या फर्क है। वैसे तो सेक्शन 6 के साथ ये दे रखा है आपको। इन नवरंगपुरा वाला जो हमारा केस है, नवरंगपुरा जैम धर्मेंद्र मिलकर ट्रस्ट वर्सेस राम तुजी राम जी, ठीक है। अब इस केस के अंदर इट वाज डिसाइडेड दैट रिपील ऑफ प्रोविजन इज इन डिस्टिंक्शन फ्रॉम द डिलीशन ऑफ प्रोविजन। बराबर, रिपील और डिलीशन जो है वो अलग है।
रिपील का मतलब हो गया अबाउट कंप्लीट ऑब्लिटरेशन, यानी कि बिल्कुल हटा ही दिया, ऑब्लिशन कर दिया ऑफ द प्रोविजन। बहुत क्लियर बोला है। ऑब्लिटरेशन का मतलब क्या हो गया, जहां चीजों को बिल्कुल हटा दिया गया, एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड, जैसे वो प्रोविजन कभी था ही नहीं। देयरबाय अफेक्टिंग ऑल, जो भी उससे रिलेटेड जो भी राइट्स होंगे, जो भी कॉज ऑफ एक्शंस होंगे, वो सारे के सारे रिपील हो जाएंगे। जबकि डिलीशन का मतलब क्या होगा, ऑर्डिनरीली टेक्स इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ लेजिस्लेचर अफेक्टिंग द सेड डिलीशन, नेवर टू इफेक्ट टोटल इफेक्टिंग और वाइपिंग आउट द प्रोविजन एज इट नेवर एग्जिस्टेड। मतलब हम डिलीशन के अंदर तो जिस वक्त डिलीट हुआ वहां से आगे के लिए मानते हैं कि भाई ये चीज कभी थी नहीं, उसको तो हम बोलते हैं डिलीट, कि भाई आज हमने डिलीट किया तो इसका मतलब आज से पहले तक तो एग्जिस्टेंस में था, इसके बाद से अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। लेकिन जहां रिपील वर्ड आ गया उसका मतलब ये हो गया कि हम मान के चलते हैं जैसे वो कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा था, वो कभी एक्ट था ही नहीं, उस तरीके से हम इसको लेकर के चलते हैं। उससे रिलेटेड सारे राइट्स कॉजेस सारे वही खत्म हो जाएंगे और जो नया बना हुआ एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएगा। ये अपने को रिपील के अंदर लेकर के चलना चाहिए। तो जैसा आपने कहा भी था, फिर कंपनीज एक्ट में भी हम ये मान के चलते हैं, या कई जगह पे आपने पढ़ा, हाँ जैसे हम लोगों ने रिपील वर्ड किसी भी अगर एक्ट या सेक्शन के साथ हम पढ़ते या पर्टिकुलरली एक्ट के साथ पढ़ते तो ये मान के चलते हैं पुराना एक्ट हमारा जो है बिल्कुल ही रिपील हो गया, और ऐसा मान के चलते हैं कि वो एक्ट कभी था ही नहीं, है ना। अब वो जो कुछ भी है उसकी जगह पे जो नया एक्ट आया है उसी के अंदर सब कुछ हुआ है। अभी प्रेजम्पशन लेकर के चलते हैं, ये रिपील और डिलीशन के अंदर हमारा डिफरेंस यहाँ पे बढ़िया सा दे के रखा है। 10th क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों को, अगेन सेक्शन नंबर 27, तो भाई भर भर के दे रखा है। नोटिस वाज सर्व टू मिस्टर पी फॉर अपीयरिंग इन द कोर्ट, notice could not be served on the account the fact that house of Mr. P was found locked, वहां पे लॉक था। Does Mr. P did not appear in the court, कोर्ट में भाई साहब आ नहीं पाए, तो जनरल कॉजेज एक्ट के हिसाब से हमको बताना पड़ेगा सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पे 3 चीजें होनी चाहिए, प्रॉपर एड्रेस लगा दिया, प्री पेइंग होना चाहिए और रजिस्टर्ड पोस्ट से हमको भेजना चाहिए। अ लेटर कंटेनिंग द, और जब हमने पोस्ट किया तब मान लेते हैं कि सर्व हो गया, तो वेयर द नोटिस कुड नॉट बी सर्व्ड ऑन अकाउंट ऑफ फैक्ट दैट हाउस ऑफ मिस्टर पी वाज फाउंड लॉक्ड, इट विल बी डीम्ड दैट नोटिस वाज प्रॉपर्ली सर्व्ड, क्योंकि हमने उसके ऊपर एड्रेस कर दिया था, प्रीपेइंग कर दिया था और रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा था, तभी तो इन्फॉर्मेशन मिली कि भैया घर लॉक है। तो अब यहाँ पे इट वुड बी फॉर मिस्टर पी टू प्रूव दैट इट वाज नॉट रियली सर्व्ड एंड दैट ही वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल, उसको प्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज लॉ के हिसाब से तो मान के चलेंगे ये प्रॉपर तरीके से सर्विस ऑफ नोटिस हो गया है। फिर बच्चों गुड फेथ का बढ़िया सा डेफिनेशन आपने को दे रखा है। आपको मैंने कहा था जनरल कॉजेज एक्ट में गुड फेथ के अंदर मतलब सिर्फ गुड फेथ का मतलब यहाँ ऑनेस्टी होता है, यहाँ नेग्लिजेंसी हो या नॉन नेग्लिजेंसी हो उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो डेफिनेशन इन्होंने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे समझाई है। लेकिन हमको ये भी पता है अगर पर्टिकुलर एक्ट जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अपन ने पढ़ाया, दूसरा कोई डेफिनेशन अगर दे रखा है कहीं में गुड फेथ का, तो फिर वो फॉलो होगा, फिर हमारा ये डेफिनेशन फॉलो होने वाला नहीं है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे लोगों। टोटली आपको मैं बता दूं कि यहाँ मैंने जो क्वेश्चंस लेके रखे हैं इस एक्ट के, वो लगभग आप देखे हैं कि 24-25 के आसपास होने चाहिए। 24 क्वेश्चंस अपने यहाँ पे ले रखे, जिससे आपका तैयारी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे हो जाए। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखो क्या लिखा है, referring to the provision of General Clauses Act, find out the date on which the following act or regulation come into force। तो सबसे पहला एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जहां पे कोई डेट मेंशन नहीं की गई है, तो भाई डेट मेंशन अगर नहीं है तो नॉर्मली हमको पता ही है जब प्रेसिडेंट का कंसेंट मिल जाएगा तो एप्लीकेबल हो जाएगी। फर्स्ट का आंसर आप देख सकते हैं सेक्शन 5। कोई भी सेंट्रल एक्ट जिसका डेट स्पेसिफाई नहीं है कि कब पर्टिकुलर डेट को आएगा, तो जिस दिन प्रेसिडेंट का कंसेंट मिला हम मान के चलते हैं कि वो एप्लीकेबिलिटी का डेट होगा। सेकंड में दे रखा है सेबी एक्ट हमारा बना है यहाँ पे। सेबी का इशू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आई, 5th अमेंडमेंट एक्ट आया, इशू सेबी ने कर दिया 14 अगस्त को ही, लेकिन नोटिफिकेशन में लिख दिया कि इसको 14 अगस्त को हम नोटिफाई तो कर रहे हैं, लेकिन एप्लीकेबल हम मानेंगे इसको 1 जनवरी से। बट ऑब्वियस है भाई 1 जनवरी ही इसका एप्लीकेबिलिटी डेट होगा, क्योंकि वही गजट के अंदर प्रिंट होगा। ये अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। तो बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फिर से गुड फेथ को समझाया है। गुड फेथ का मीनिंग, एक्स ने परचेस किया एक वॉच वाई से केयरलेसली विदाउट प्रॉपर एनी इंक्वायरी की ही नहीं, तो अब ऐसे में हमको क्या करना चाहिए, हमको अपना आंसर देना पड़ेगा। क्योंकि परचेस सेल का मैटर है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट और सोगा ये कहते हैं कि आपको ऑनेस्टी रखनी चाहिए थी, आप केयरलेस हैं तो आपको गुड फेथ का बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, ये अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये जो है वो सच परचेज मेड कुड नॉट बी सेट टू बी मेड इन गुड फेथ,
क्योंकि आपने केयर किया ही नहीं था, इसलिए ये वैलिड नहीं मानी जाएगी। ऑनेस्ट परचेज है, केयरलेसली अगर किया विदाउट प्रॉपर इंक्वायरी के तो गुड फेथ का ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ जनरल कॉजेज एक्ट में होता है, बाकी एक्ट कॉमन रूल इसकी परमिशन नहीं देते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे तो वही डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी जो कॉमन लॉ की, मतलब इसकी डेफिनेशन तो समझाएंगे लेकिन कॉमन लॉ की जो डेफिनेशन है वो गुड फेथ का मतलब लेती है कि जहां पे ऑनेस्टी भी है और साथ में आपका केयरफुलनेस भी है, केयरलेसनेस नहीं है। अगला सेक्शन बच्चों एफिडेविट का एक सीधा डेफिनेशन, सेक्शन 3.3 का, एफिडेविट शैल इंक्लूड अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन इन केस ऑफ पर्सन बाय लॉ अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। फिक्स डेफिनेशन है, जहां अफर्मेशन और डिक्लेरेशन करना है इसी का डिवीजन कर देना। इन केस ऑफ पर्सन अलाउड, या तो अफर्मिंग और डिक्लेरेशन करना है इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग, ये सब में काम आती है डेफिनेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। तो द अबव डेफिनेशन इज इंक्लूसिव है नेचर में, और इसमें एफिडेविट शैल इंक्लूड अफर्मेशन और डिक्लेरेशन, पूरा डेफिनेशन का देखो पोस्टमार्टम किया हुआ है। और ये डेफिनेशन जो है, दिस डेफिनेशन डज नॉट डिफाइन एफिडेविट, हाउएवर वी कैन अंडरस्टैंड द टर्म इन जनरल सेंस। अब आप बढ़िया देखो, जनरल सेंस में भी एफिडेविट का मतलब दिया है, इट इज अ रिटन स्टेटमेंट जो ओथ से होता है किसी चीज के अफर्मेशन के लिए, और जो कोर्ट में काम आता है एज एविडेंस, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो मैं आपको बोलूंगा कि ये डेफिनेशन के पार्ट में अगर एफिडेविट आता है तो नॉर्मल डेफिनेशन के अलावा आपको ये वाला जो पार्ट है ये जरूर लिख करके आना चाहिए। चलिए जी, दो वर्ड बच्चों मीन्स और इंक्लूड्स वर्ड इन्होंने पूछ लिए, तो जहां पे मीन्स वर्ड आ जाता है तो हम कह देते हैं कि भैया डेफिनेशन बहुत रेस्ट्रिक्टेड है और जो मतलब वहां दे रखा है सिर्फ वही इस्तेमाल किया जाएगा, दूसरा कोई मतलब हमको इस्तेमाल नहीं करना है। रेस्ट्रिक्ट मीनिंग हो गया। और इंटरप्रिटेशन वाले चैप्टर में हम इसके काफी सारे एग्जांपल्स वैसे यहाँ पे भी अपन ने लिए, जैसे डायरेक्टर मीन्स। अब मीन्स आ गया तो यहाँ डायरेक्टर का मतलब वही रहेगा जो यहाँ दे रखा है, उसके अलावा और कोई डेफिनेशन हमको, मीनिंग हमको नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन जहां पे इंक्लूड वर्ड आ जाए तो डेफिनेशन हमारी एक्सटेंसिव है, थोड़ा सा वाइड है, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है उन्हीं वर्ड्स को लेकर के। बुक एंड पेपर के अंदर जैसे अपन ने डेफिनेशन पढ़ा था इंटरप्रिटेशन के अंदर, यहाँ भी अपन एक डेफिनेशन ले लिया होल टाइम डायरेक्टर का। देखो डिफरेंस है, होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूड्स डायरेक्टर जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो, तो यहाँ पे एक्सटेंसिव डेफिनेशन है। अदर डायरेक्टर को भी इस डेफिनेशन के अंदर हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। देन बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पे आ गए, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट। नंबर 1, इंश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी हैव बीन हेल्ड टू बी इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या बात है, मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी जो हमने ले रखी है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, क्या उसको भी इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाए? अब इस बारे में कहीं पर भी एक्ट के अंदर हमारे बुक में है ही नहीं, तो ध्यान से समझना। इंश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी हैव बीन हेल्ड टू बी इमूवेबल प्रॉपर्टी, दिस स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड। अब घबराने की जरूरत नहीं है भाई, तुमने सबने इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन पढ़ा है ना, कि लैंड, थिंग्स अटैच विद द लैंड, परमानेंटली जो अटैच है वो सब चीजें, या बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द लैंड, तो इंश्योरेंस वो थोड़ी है। हमने कहा सर लेकिन इंश्योरेंस कंपनी लैंड का ही तो बेनिफिट है, अरे लैंड से निकलने वाला बेनिफिट थोड़ी है। इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एन एग्रीमेंट, और ये एग्रीमेंट किसके बीच का है? इंश्योरर और इंश्योर्ड का, ठीक है ना। और इसमें बट ऑब्वियस है, इंक्लूड मैटर इंटेंड टू बी यूज्ड और मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द मैटर। इंश्योरेंस पॉलिसी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को कवर कर रही है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन में नहीं आएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक तरह का एक रिटन एग्रीमेंट है बिटवीन बोथ द पर्सन, ये अपने को ध्यान में रखना है। सेकंड क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, नोट्स में देके रखा है। द वर्ड बुल की अगर बात करें तो कुड नॉट बी इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड काउज, कुड बी इंटरप्रेटेड, जी नहीं माना। हम सेक्शन 13 के हिसाब से ये मान करके चलते हैं कि ही में शी इंक्लूड्स रहेगा, लेकिन जब कोई प्रोविजन स्पेसिफिकली किसी के लिए बन गया है तो फिर उसमें दूसरी कैटेगरी को इंक्लूड नहीं करना है। द वर्ड बुल, द स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड वेयर अ वर्ड कैनोटिंग अ कॉमन जेंडर इज अवेलेबल। कई बार कॉमन जेंडर अवेलेबल है, लेकिन अगर हम कोई स्पेसिफिक जेंडर यूज कर दें, जैसे हमने बुल ही यूज कर लिया, तो फिर वहां पे प्रेजम्पशन बुल का ही जाएगा और उसमें काउ को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। डायरेक्ट से हमारा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे नॉर्मली इसमें एक बढ़िया एग्जांपल अगर आपको और दूं तो नॉर्मली हम कहते हैं कि जहां मेल की बात हो रही है वहां फीमेल भी इंक्लूड है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा लिख दिया जाए कि इफ एनी लेडी या एनी पर्सन हु ऑन मैटरनिटी लीव, तो अब ये मैटरनिटी लीव जो है वो बट ऑब्वियस है कि जब स्पेसिफाई कर दिया जेंडर कि वो फीमेल के लिए होगा, तो उसमें अपने मान ले कि जहां फीमेल लिखा वो मेल भी इंक्लूड है, वो प्रोविजन एप्लीकेबल होने वाला नहीं है, आपको को ध्यान में रखना है। तो ऐसे काम करेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मेरे साथ में देखें, अजीत क्या कर रहा है भाई? अजीत भाई वाज सपोज्ड टू सबमिट एन अपील टू हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता ऑन 30th मार्च
ये लास्ट डे है अपील का, और अनफॉर्चुनेटली उस दिन छुट्टी हो गई है भाई, लॉकडाउन हो गया है पूरा कोलकाता के अंदर कोविड-19 की वजह से। वो जुलाई 21 का आया हुआ क्वेश्चन है। अब रेमेडी अवेलेबल क्या है भाई साहब? रेमेडी एक ही है कि अगर उस दिन बंद है तो अगला जो भी वर्किंग डे होगा उस दिन आ जाएंगे। तो कंपटीशन ऑफ टाइम अंडर द जनरल कॉजेज एक्ट वेयर एनी लॉ रेगुलेशन एनी एक्ट और प्रोसीडिंग इज डायरेक्टेड और अलाउड टू बी डन, देखिएगा, इन एनी कोर्ट या ऑफिस ऑन अ सर्टेन डे, पूरा ढंग से लिखना सीखो आंसर को, विद इन अ प्रेस्क्राइब पीरियड। अब देखो कितने सारे वर्ड इन्होंने लिखे, वेयर एनी लेजिस्लेशन और रेगुलेशन एनी एक्ट और प्रोसीडिंग इज डायरेक्टर और डायरेक्टेड और अलाउड टू बी डन और टेकन इन एनी कोर्ट, सिर्फ कोर्ट ही नहीं लिखा है, ऑफिस भी लिखा है, गवर्नमेंट ऑफिस हो सकता है, ऑन अ सर्टेन डे या विद इन प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड। और अगर हमारा कोर्ट उस दिन को क्लोज है, लास्ट डे को क्लोज्ड है, बंद है, तो क्या करना है? The act or proceeding shall be considered as done or taken in due time if it is done or taken on the next day afterward on which the court or office is open। तब जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे होगा उस दिन वैलिड मान लिया जाएगा। तो यही अपने को इसके अंदर लेकर के चलना पड़ेगा। बढ़िया आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं, मिस्टर सोहन हैज इशूड अ प्रमोशनरी नोट ऑफ 1000 टू मिस्टर मोहन, 17 मई को इशू किया है, पेबल 3 बंद से आफ्टर डेट, आफ्टर अ सडन हॉलीडे वाज डिक्लेयर ऑन 20 अगस्त को, बराबर, ड्यू टू, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, उसी का है, मुहर्रम की वजह से छुट्टी हो गई इस दिन 20 अगस्त को। और बट ऑब्वियसली एज पर प्रोविजन ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट व्हाट शुड बी डेट ऑफ प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रमोशनरी नोट फॉर पेमेंट, क्या होना चाहिए, वेदर इट शुड बी ऑन 19 अगस्त और 21 अगस्त बोला है बच्चों। अब इसमें चूंकि एनआईए में स्पेसिफिक प्रोविजन हमको देके रखा हुआ है कि अगर कोई प्री डिसाइडेड हॉलीडे है तो एक दिन पहले आना चाहिए, जैसे 20 अगस्त है तो 19 आना चाहिए, लेकिन यहाँ लिख दिया सडन हॉलीडे डिक्लेयर हो गई तो फिर एक दिन बाद में जाएगा, ये अपने को ध्यान रखना है। तो सेक्शन 10 के हिसाब से हमने आंसर बनाया, वेयर एनी लॉ रेगुलेशन एनी एक्ट प्रोसीडिंग, सेम ऊपर वाला आंसर हमने रिपीट मारा है बच्चे लोगों कि उस दिन अगर हो तो नेक्स्ट वर्किंग डे माना जाएगा। प्रमोशनरी नोट जो है, अब वो वैसे तो 17 का है, मतलब वही 3 महीने का, 20 अगस्त हमारी डेट आ रही है। अब इन द गिवन केस द पीरियड ऑफ 3 months एंड ऑन 17 अगस्त 3 डेज हमने ग्रेस का ऐड कर दिया, और चूंकि सडन हॉलीडे है तो हमारा एक दिन नेक्स्ट डे जाएगा। वैसे इन्होंने आंसर जनरल क्लॉजेज एक्ट के हिसाब से मांगा था, उसके हिसाब से भी नेक्स्ट डे जाने वाला है बच्चों। बाकी एनआईए के हिसाब से भी इसका आंसर सडन हॉलीडे में अगले दिन ही जाएगा, आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं। नेक्स्ट पे आते हैं भाई, कंफ्यूजन रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर अराउज अमंग द फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव एंड अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल क्या होगा? सिंपल, अप्रैल से चालू मार्च में खत्म। बोथ के अपने अपने आर्ग्यूमेंट है इसको लेकर के कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, कैलेंडर ईयर जो जैन से मार्च होता है ना। तो अब आपसे पूछा बताओ क्या करना है भाई, हमने बता दिया सेक्शन 3 क्लॉज 21 के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर जो है वो जो कमेंस होता है डे ऑफ अप्रैल से। ईयर को यहाँ पे इन्होंने किया है ब्रिटिश कैलेंडर ईयर के हिसाब से डिफाइन किया है। डिफरेंस एक ही है कि एक अप्रैल से स्टार्ट होता है, एक जनवरी से स्टार्ट होता है। बढ़िया चीज देखो बच्चे लोगों को ध्यान से समझना, इन्होंने खत्म करने का 31 मार्च कहीं पर नहीं लिखा है। तो आप भी आंसर में ध्यान रखेंगे कमेंसिंग 1 अप्रैल और वो कमेंसिंग फ्रॉम जनवरी हो जाएगा। यहां जरूर लिख दिया कि ईयर का मतलब स्टार्ट फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर है। फाइनेंशियल ईयर में हमेशा इन्होंने फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल लिखा है, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं। चलिए जी नेक्स्ट पे बढ़ते हैं भाई। बहुत सारी चीजों का मीनिंग डेफिनेशन इन्होंने पूछ लिया। रूल किसको कहते हैं, ओथ किसको कहते हैं, पर्सन किसको कहते हैं। तो रूल का मतलब तो हो गया रूल मेड इन एक्सरसाइज ऑफ अ पावर कन्फर्ड बाय एनी एनेक्टमेंट। आप लोगों ने बहुत जगह पढ़े हुए हैं, ऑडिट एंड ऑडिट के रूल्स हैं, अकाउंटिंग रूल्स हैं, हमारे डिपॉजिट वाले रूल्स थे। तो रूल का मतलब जो रूल मीन्स रूल मेड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय एनी एनेक्टमेंट। एनेक्टमेंट पावर देता है कि गवर्नमेंट हैव राइट टू मेक रूल्स, तो बनाती है, और इसमें इंक्लूड है रेगुलेशन मेड एज अ रूल अंडर एनी एनेक्टमेंट। ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है, बराबर। बहुत सिंपल सी बात हो गई। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्या बोला है, अच्छा रूल्स रेगुलेशंस, रूल्स को अप्लाई करने का जो प्रोसीजर होता है ना, जो तरीका होता है ना, उसको अपन रेगुलेशंस बोलते हैं। रूल्स हमारे नियम हो ही गए। ओथ डायरेक्ट डेफिनेशन है बच्चों, वही वाली चीज अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन इसमें इंक्लूड है। और इन केस ऑफ पर्सनल लॉज एंड अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग, स्वेरिंग की जगह पे यूज आता है। पर्सन का मतलब यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा है। जनरल कॉजेज एक्ट के हिसाब से पूछा है तो किसी और एक्ट में टैक्स वगैरह में मत घुस जाना। यहाँ पर्सन का मतलब कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी और इंडिविजुअल, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। आयुष एंड विपुल गुड फ्रेंड्स हैं, सीए कर रहे हैं व्हाइल डूइंग ग्रुप स्टडीज फॉर पेपर ऑफ कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। क्या बात है। दे आर कंफ्यूज अबाउट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। अच्छा कौन सा वाला?
वो वाला, अ कंपनी मे बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय। अब बच्चों सुनना, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। ये कहते हैं सेक्शन 3 में लिखा हुआ है, वाकई में कंपनीज एक्ट के सेक्शन 3 में लिखा हुआ है कंपनी मे बी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस। तो मे वर्ड आते ही तो इनका माइंड घूम गया कि यार मे बी फॉर्म फॉर मतलब लॉफुल पर्पस के लिए हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मे का मीनिंग यहाँ पे क्या लिया जाए तो हम इनको समझाएंगे। भाई कई बार ऐसा होता है, कर्टसी के लिए हमने मे यूज कर लिया, शेल की तरह से यूज होगा। पहले तो हमने शेल और मे का मीनिंग समझा दिया। समटाइम द वर्ड मे एंड शेल इंटरप्रेटेड इंटरचेंजेबली होते हैं, ये भी अपने को पता है। फिर क्वेश्चन के बारे में समझा दिया। इन द गिवन केस इट कैन बी सेड दैट मे को आपको मैंडेटरी फोर्स की तरह लेना पड़ेगा, बिकॉज लॉ कभी भी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट को अलाउ तो करेगा ही नहीं। ठीक है, कर्टसी के लिए लिख दिया होगा, इसलिए यहाँ पे मे को शेल की तरह से पढ़ा जाएगा, मैंडेटरी। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी, अगला क्वेश्चन May 22 में एग्जाम में आया हुआ। MCA Ministry of Corporate Affairs published in the Gazette of India the proposed draft of rules further to amend certain rules and commencement. Section 23 लग रहा है तो Companies Act 2013 further to amend certain rules under Companies Act 2013. MCA made some modification in the draft rule already published, कुछ चेंज किए। और जनरल कॉज एक्ट के हिसाब से आपको बताना है क्या इज इट रिक्वायर्ड फॉर MCA टू पब्लिश अ ड्राफ्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस रूल्स, सॉरी प्रपोज रूल्स। तो भाई ठीक है ना, अगर रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से है तो बिल्कुल करना पड़ेगा। यस, MCA रिक्वायर्ड टू पब्लिश ड्राफ्ट प्रपोजल जो भी है आपके। फिर इन केस ऑफ एनी इरेगुलरिटीज इन द पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इट कैन बी क्वेश्चन, क्या उसको चैलेंज किया जा सकता है? नो। इन केस ऑफ एनी इरेगुलरिटीज इन द पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इट कैन नॉट बी क्वेश्चन। द पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजट ऑफ अ रूल और बाय लॉ आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ। बच्चों एकदम नया टाइप का पॉइंट है आप लोग के लिए, जरूर पढ़िएगा इसको। इन्होंने क्लियर बोल दिया कि एक बार अगर कोई चीज ऑफिशियल गजट के अंदर आ गई प्रीवियस पब्लिकेशन होकर के तो फिर वो कंक्लूसिव है। ठीक है, इट रेज अ कंक्लूसिव प्रिजम्पशन दैट आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द रूल्स इन द ऑफिशियल गजट is to be inferred that procedure for making the rules have been followed, कि हमने फॉलो कर लिया। और अगर कोई भी इरेगुलरिटीज भी रह गई हैं तो भी उसको कोई चैलेंज नहीं करेगा, वो वैलिड ही मानी जाएगी। अपने को ध्यान में रखना है। क्या MCA एंटाइटल है क्या सुटेबल चेंजेस को ड्राफ्ट में चेंजेस करने के लिए? बिल्कुल, ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया तो हम उसमें चेंज तो करेंगे। यस, अलाउड है। Is it necessary to republish the rule in the amend form when he changes made are ancillary or to the draft, to the earlier draft? क्या तो रिपब्लिश करें? नो, इट इज नॉट नेसेसरी। जरूरी नहीं है कि हम रिपब्लिश करें जो भी अमेंडमेंट्स हमारे हुए हैं, जो भी चेंजेस हुए अर्लियर के अंदर। नॉट नेसेसरी टू रिपब्लिश द रूल्स इन द अमेंडमेंट फॉर्म व्हेन द चेंजेस मेड आर एंसिलरी टू द अर्लियर ड्राफ्ट। तो हमको हाँ रूल्स रिपब्लिश करने की जरूरत नहीं, अमेंडमेंट साथ में अटैच कर देंगे आप, लेकिन वापस पब्लिश करने की जरूरत नहीं रहेगी। बढ़िया पॉइंट है, इसको जरूर पढ़ करके जाइएगा। सेक्शन 218A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड दैट अ कंपनी इज सेड टू बी कंपनी in which public are substantially interested. If it is a company is registered under section 25 of Companies Act 1956, बच्चों पुराना Companies Act का सेक्शन नॉट फॉर प्रॉफिट का, आफ्टर द एडवर्ड ऑफ Companies Act नया आ गया तो कोरस्पॉन्डिंग चेंज करने पड़े। इनकम टैक्स एक्ट में तो चेंज हो गया सेक्शन 218 में, तो एक्सप्लेन करने को बोला है कि भाई किस तरीके से एक्ट में चेंज होगा, क्या होगा, कैसे करना है, अपने को बात करनी पड़ेगी। तो सेक्शन 8 काम करता है। बहुत बढ़िया सेक्शन, आप देखो बड़ा सा सेक्शन, बड़ा सा पार्ट दे रखा है। According to Section 8 of General Causes Act, where this act or central act or regulation made after the commencement of this act, वो होता है अगर रिपील या रीएनेक्ट, विद और विदाउट मॉडिफिकेशन। तो जो भी प्रोविजन था फॉर्मर एनेक्टमेंट का, तो रेफरेंस उसकी जगह पे अब हम देंगे नए वाले एनेक्टमेंट का, जब तक कोई डिफरेंट इंटेंशन अपीयर नहीं। गौरी शंकर गौर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में इट वाज हेल्ड दैट एवरी एक्ट हैज इट्स ओन डिस्टिंक्शन। If a later act merely makes a reference to a former act, हमने एक former का existing का reference दिया, it is only by reference and all amendments repeal newly law subsequently made will have effect। जब तक कुछ और impression नहीं आए तो जो आपने reference दिया वो पुरानी की जगह नए वाले का मानना है। तो जो कंपनीज एक्ट सेक्शन 25 आपका रेफरेंस दे रहे हो वो एक्चुअल में सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का रेफरेंस हो जाएगा, ये आपने को ध्यान रखना है। तो एज पर द फैक्ट ऑफ क्वेश्चन, even after advent of Companies Act, no corresponding amendment was made done in section 218A of Income Tax Act 1961, which provide that company is said to be a company in which the public are substantially interested if it is comply which is registered under section 25। समझिएगा, in this situation as per section 8 of General Causes Act और जो डिसीजन इस केस के अंदर आया
प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विल बी एप्लीकेबल इन प्लेस ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। जो अभी मैंने आपको कहा, बराबर, कि जहां हमको लग रहा है किसी एक एक्ट में हमने दूसरे एक्ट का रेफरेंस देकर रखा हुआ है और जिस एक्ट का रेफरेंस दिया वो रिपील हो चुका है, वो तो हट ही चुका है, तो उसकी जगह पे जो नया कंपनीज एक्ट का प्रोविजन है वो एप्लीकेबल मान लिया जाएगा। ये अपने को इसमें ध्यान में रखना चाहिए, इन्होंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला भाई कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट नहीं किया गया उसके अंदर, पुराने के अंदर, तो कोई बात नहीं है भाई, हम ये मान करके चलेंगे कि इसकी जगह पर नया आ गया। तो इन्होंने बोल भी दिया विच प्रोवाइड दैट अ कंपनी इज सेड टू बी अ कंपनी इन विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, सिंपल, इफ इट इज कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट। फिर लास्ट क्वेश्चन आता है बच्चे लोगों, एम ओनर लैंड 50, उसके तो वही आ गया अपना 50 ट्रीज वाला क्वेश्चन है और वो कट करके टिम्बर कट करके लिए, तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो यहाँ आकर के आपके जनरल कॉसेज है कि जितने भी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट वाले सेक्शंस थे, वो हमने लगभग सारे डिस्कस कर लिए हैं। होप सो कि आप लोगों की तैयारी जो है इससे और ज्यादा हो जाएगी स्ट्रॉन्ग। फिर आप लोगों से मुलाकात होती है इंटरप्रिटेशन वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के, तब तक तैयारी जबरदस्त वाली करते रहिए।